नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। हम नेट जेआरएफ के अंतर्गत जो उपन्यास शामिल किए गए हैं उनको देख रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारे उपन्यास में शामिल है देवरानी जेठानी की कहानी, जिसको लिखा है पंडित गौरी दत्त शर्मा जी ने। तो सबसे पहले इसके जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आएंगे अपने सारांश पर। सारांश के अंतर्गत आपको कुछ महत्वपूर्ण जो कथन है वो भी देखने को मिल जाएंगे और पूरी कहानी आप एक तरह से समझ पाएंगे कि इस कहानी का उद्देश्य क्या था, उपन्यास के अंदर कौन सी कहानी चल रही है, पात्र कौन से हैं और किस उद्देश्य के साथ इसको लिखा गया था। तो शुरुआत कर रहे हैं देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त शर्मा जी के साथ। आवाज वगैरह क्लियर है तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा ताकि क्लास को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। सबसे पहले इसकी विधा ध्यान रखेंगे। कहानी शब्द लगा हुआ है लेकिन इसकी विधा क्या है, उपन्यास से कई बार सीधे सीधे सवाल दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि किस विधा की रचना है ये। हालांकि बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो इसको उपन्यास भी नहीं मानते, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी नहीं है, बहुत छोटे में इसको खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर यह भी आपको याद रख लेना है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास भी इसको माना है कुछ साहित्यकारों ने। हिंदी का प्रथम उपन्यास। अच्छा, दूसरा सवाल ये बन जाता है कि भाई प्रथम उपन्यास माना गया है तो किसके द्वारा माना गया है? डॉक्टर गोपाल राय जी ने माना है, ये भी याद रखें। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार। तो सवाल बन जाए, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना गया है? तो देवरानी जेठानी की कहानी को माना गया है। अच्छा, इन्होंने माना है तो सर्वमान्य कौन सा है कि इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है? तो यहाँ पर आप एक नोट डालकर लिख सकते हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आप जानते हैं परीक्षा गुरु, बहुत बार आपने लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, और ये परीक्षा गुरु जो है सर्वमान्य है। आचार्य शुक्ल जी भी इसको मानते हैं और ज्यादातर साहित्यकार जो है इसका समर्थन करते हैं। आप डॉक्टर नगेंद्र जी की बात कर लें, निर्मला जैन जी की बात कर लें, आचार्य शुक्ल जी की बात कर लें, यह भी आप मेंशन कर लें किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र आदि साहित्यकारों के अनुसार। आवाज वगैरह क्लियर होगी, आप लोगों को सुनाई दे रही होगी? ओके, कमेंट नहीं दिख रहा है, अंजू जी कह रही हैं। देखो, ये क्लासेस ना शेड्यूल करवाती हूँ मैं तो मुझे ध्यान नहीं रहता है। मैं कल से कोशिश करूंगी एक बार शेड्यूल करते समय ही कमेंट ऑन कर दिया जाए, ठीक है? क्योंकि बाद में लाइव क्लास में हो नहीं पाता है, सेटिंग शुरुआत में ही करनी होती, जो मुझे ध्यान नहीं था। तो डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। बाकी आप जो भी लिख रहे हैं मैं देख पा रही हूँ, अगली बार से इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। तो हिंदी का पहला उपन्यास है डॉक्टर गोपाल राय जी के अनुसार, और हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि सर्वमान्य है। अगर सर्वमान्य पूछ लिया जाए तो आपको ये याद रखना है। ये मैं इसलिए साथ में लिखवा दे रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप इस बात में उलझ के ना रह जाए। बात कर रहे हैं हम लोग देवरानी जेठानी की कहानी, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष ये भी आपको याद रख लेना है, 1870 ईस्वी। 1870 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन वर्ष जरूर आपको मेंशन करना है। एक बात और यहाँ पर निकाल के आती है कि इसमें किस समाज का चित्रण किया गया है। तो ध्यान रखिए, ये जो उपन्यास है इसमें बनिया समाज का चित्रण है। इस उपन्यास में बनिया समाज, किस तरह का रहन सहन होता था उस समय, उनके रीति रिवाज क्या होते थे, ये सारी चीजें आपको इस उपन्यास के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो समाज आपको याद रख लेना है। दूसरा, एक महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रख लेनी है कि ये उपन्यास जब गौरी दत्त शर्मा जी ने लिखा था तो इस उपन्यास पर इनको 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सवाल बन जाए कितने रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उन्होंने इस उपन्यास के अंदर ही भूमिका में इस चीज को मेंशन किया है, और इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है तो हम सारी भूमिका इसकी देखकर चलेंगे आगे। आप इसको भी मेंशन करिएगा। इस उपन्यास पर लेखक को 100 रुपए का, उस समय 100 रुपए बड़ा अमाउंट था, ये भी याद रखें, 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। और पहली बार लिखा गया था तो जाहिर सी बात है
कुछ साहित्यकारों के अनुसार पहली बार लिखा गया था, लेकिन शुरुआती दौर के उपन्यासों में जब पहली बार कुछ इस तरह की कहानी लिखी गई होगी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और चूंकि कहानी भी कुछ ऐसी थी कि कुछ सीख देने वाली कहानी थी, तो इससे प्रभावित होकर इनको 100 रुपए का पुरस्कार जो है प्रदान हुआ था, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, पात्रों की तरफ चले उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसको लिखने का उद्देश्य क्या था। उपन्यास का उद्देश्य क्या बताया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इन्होंने जो उद्देश्य बताया है, मुख्य रूप से स्त्री शिक्षा यहाँ पर केंद्र में रखा गया है। मतलब स्त्रियों की शिक्षा क्यों आवश्यक है, आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि दो लोगों की कहानी है, खासकर दो महिलाओं की कहानी है। एक शिक्षित है, दूसरी अशिक्षित है। शिक्षित जो है वो कितनी सभ्य है, कितनी संस्कारी है, लोगों की कितनी आज्ञाकारिणी है, इन चीजों को दिखाया गया है। लेकिन जो अशिक्षित है उसका बिहेवियर कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, मुंह की कितनी कड़वी है, इस चीज को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। और दूसरा जो अंधविश्वास है या कुरीतियां जिसको आप कह सकते हैं, जैसे विधवा हो जाने के बाद आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते, उस समय ये सब बड़ा प्रचलन में हुआ करता था। तो इन सब के प्रति जागरूकता फैलाने का भी एक काम किया गया है इस उपन्यास के अंदर। आगे आप सारांश में देखेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, एक तो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना आप कह सकते हैं, और दूसरा सामाजिक कुरीतियों का बहिष्कार या सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता। सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता फैलाना। अच्छा, जब हम सामाजिक कुरीतियों की बात करते हैं तो कौन सी, जैसे कि बाल विवाह की बात हो जाती है। कहते हैं पहले जमाने में जब इस उपन्यास को लिखा गया, इसमें दर्शाया गया है कि अगर किसी की, मान लो किसी की मंगनी होने वाली है, किसी को लड़का लड़की पसंद आ गया और आपने नेग भेज दिया है, तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। वापस कर दिया तो बड़ी शर्म की बात है। तो जैसे ही बच्चा थोड़ा सा 11-12 साल का हो जाता था, उसकी शादी हो जाती थी। ये इस उपन्यास के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा विधवा विवाह नहीं होता था, लेकिन इस उपन्यास में दिखाया गया कि कैसे जो छोटी बहू है उसके प्रयासों से उसके मामा की जो लड़की है उसका पुनर्विवाह होता है। तो बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया। और बड़ा एक ये चलता था कि भाई टीका वगैरह नहीं लगवाना है बच्चों को। जैसे इसमें जो बड़ी बहू है वो अपने बच्चों को टीका नहीं लगवाती थी, मतलब बीमारियों से बचाने के लिए। तो यहाँ पर उसके प्रति भी जागरूकता फैलाने का काम किया गया है छोटी बहू के माध्यम से, जो कि पढ़ी लिखी और समझदार है। तो कुछ ये सामाजिक कुरीतियां जो हैं उनको यहाँ पर उठाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो बनिया समाज है उसका चित्रण तो देखने को मिल ही जाता है। इसमें रहन सहन, खान पान कैसा है, उनकी जीवन शैली कैसी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय भाषा कैसी बोली जाती थी। तत्कालीन भाषा का जो प्रयोग किया गया है, तत्कालीन भाषा का प्रयोग, इसमें लेखक स्वयं कहता है कि उसने संस्कृत निष्ठ शब्दावली तो अपनाई है, लेकिन संस्कृत जो तत्सम शब्द हैं उसको भी थोड़ा अलग रूप से प्रयोग किया है, क्योंकि आजकल उस तरह के शब्दों को लोग पढ़ना कम पसंद करते हैं। तो ये कुछ बेसिक जो इसके अंदर आप देख सकते हैं उद्देश्य लेकर चलता है उपन्यास। बात करते हैं इसके पात्रों की। जो मुख्य पात्र है उन पर थोड़ा सा ध्यान दें, जो गौड़ पात्र है उन पर हम बात नहीं करेंगे। मुख्य पात्रों में लाला सर्वसुख लाल हैं, ये परिवार के मुखिया हैं, ध्यान रखें। इन्हीं का परिवार है और ये बनिया है, प्रसिद्ध बनिया है, मेरठ में रहते हैं और परिवार के मुखिया भी हैं। इनके बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम है लाला दौलत राम। ये जो बड़ा बेटा है ना, ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, आप इसको कह सकते हैं दुकान संभालने लग जाता है बचपन से ही। तो कोई भी कुछ भी बोलेगा तो जाहिर सी बात है, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो अपना दिमाग ज्यादा यूज करेगा नहीं, मैनिपुलेट हो जाता है, ब्रेन वॉश हो जाता है बहुत जल्दी। जैसे इसकी पत्नी जो है अपनी देवरानी और अपनी सास की बुराई करती है, तो ये बहुत जल्दी उसमें चपेटे में आ जाता है कि हाँ ऐसा होता होगा। और इसकी जो पत्नी है वो भी अनपढ़ है, दोनों एक जैसे, तो राम मिलाई जोड़ी वाली कहानी हो गई है ना। इसके अलावा हम बात करें लाला छोटे लाल, तो ये छोटा बेटा है, पढ़ा लिखा है। कहते हैं उस समय अंग्रेजी पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, मदरसे में जाना बड़ी बात हुआ करती थी। तो ये पढ़ा लिखा एक व्यक्ति है, और इसकी जो पत्नी है वो भी पढ़ी लिखी मिल जाती है। तो दोनों ही समझदार, मतलब बॉन्डिंग दोनों की बहुत अच्छी हो जाती है। पार्वती जो है वो बड़ी बेटी है किसकी, सर्वसुखलाल की, और सुखदेई जो है वो छोटी बेटी है। इसके अलावा बात करें दौलत राम की पत्नी, जिसको जेठानी कहा गया, इनका नाम है ज्ञानो, ध्यान रखें। ज्ञानो बड़े बेटे की बहू है, ये अनपढ़ हैं, बड़ी कलेशी हैं। कहते हैं मुंह की बड़ी तेज तर्रार हैं, हर चीज को उल्टा ले जाती हैं।
छोटे लाल की पत्नी है जिनको देवरानी कहा गया, इनका नाम नहीं दिया गया है, देवरानी शब्द से संबोधित किया गया है। ये बड़ी पढ़ी लिखी समझदार हैं और तहसीलदार की बेटी है, तो जाहिर सी बात है घर पढ़े लिखे परिवार से आती हैं। और जहाँ ये विवाह करके आई हैं, कहाँ, मेरठ सर्वसुख लाल के यहाँ, तो जब विवाह करके आती हैं तो इनके आसपास जो लड़कियां होती हैं उनको ये नागरी यानी देवनागरी सिखाने का काम करती हैं। सिलाई कढ़ाई बुनाई उस समय बहुत तेज हैं, तो वो सब जो लड़कियां आती हैं उनको सिखाती हैं। तो एक तरह से घर में इनके आसपास बड़ा अच्छा माहौल रहता है। लेकिन जो ज्ञानों हैं वो कहते हैं, एक तो सुबह उठ के नहाती नहीं है, उनसे गोबर के कंडे पथवा लो, उनसे घर के कूटने पीसने वाले हैवी काम करवा लो, तो वो बहुत अच्छा करती हैं। अगर आप इनको खाना बनाने के लिए कह दोगे जेठानी को, तो कभी दाल में नमक ज़्यादा हो जाएगा, कभी नमक डालना भूल जाएंगी, कभी पानी ज़्यादा कर देंगी। मतलब खाना बनाने जैसा कुछ अंदाजा नहीं है। ये भारी भरकम भरकम काम या घर के बाहर के काम ज़्यादा अच्छा कर पाती हैं। और जो छोटे लाल की पत्नी है, ये घर के अंदर खाना बनाने का काम करती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई और पढ़ाई हर चीज़ में बहुत तेज हैं और समझदार भी हैं। तो ये इन लोगों का कैरेक्टर है, इसको ध्यान में रखते हुए कहानी को आगे सुनिएगा। उषा जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, भूमिका थोड़ी सी हम देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा, भूमिका एज इट इज ली गई है जैसे साहित्यकार ने लिखा है, महत्वपूर्ण है। कहते हैं जब मुझको यह निश्चय हुआ, यहाँ से ना थोड़ी सी आप भाषा पकड़ने की कोशिश करिएगा कि उस समय जब हम 1870-80 की बात करते हैं तो उस समय हिंदी किस भाषा में या हिंदी कैसी हुआ करती थी, ये आपको पता चल जाएगा। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्री स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की बोली पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली या पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं। नाम धरने का मतलब है कि भाई उसका कुछ ना कुछ अलग नाम, अगर कोई लड़की है वो लड़कों की तरह बोलने लग जाए तो जाहिर सी बात है लोग उसको चिढ़ाने लग जाते हैं। तो नाम धरना मतलब उसको चिढ़ाने के लिए कुछ उसके लिए अलग शब्द का प्रयोग करना। मैंने पुस्तक में स्त्रियों ही की बोलचाल और वही शब्द जहां जैसा आशय है लिखे हैं, और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के वाले बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि ना कोई चित्त से पढ़ता है और ना सुनता है। पुस्तकों जैसे शब्द कहने का मतलब है जिस तरह से संस्कृत के शब्द पुस्तकों में दिए जाते हैं बिल्कुल वैसा नहीं लिखा है, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और कहानी या उपन्यास इस उद्देश्य के साथ भी लिखा गया होगा कि कहीं ना कहीं ज्ञान के साथ साथ आपका मनोरंजन भी हो जाए। तो ये याद रख लेना है आपको। भूमिका अगर कभी पूछ लिया जाए, भूमिका में से ही सवाल बन जाए, तो बोली को लेकर या जो पुस्तकों में लिखी भाषा का प्रयोग ना करने को लेकर कहाँ पर बात की गई है देवरानी जेठानी की कहानी के अंदर। आगे बढ़िए। कहते हैं इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया गया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, यानी एक तरह से उनके जो रीति रिवाज हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा बनिया समाज का रीति रिवाज यहाँ पर दिखाया गया है। पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, यानी अगर कोई शिक्षित है और कोई अशिक्षित है तो उनके व्यवहार में शिक्षा से कितना परिवर्तन आता है, ये आपको देखने को मिलता है। बालकों का पालन पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, इस पर इन्होंने बात की है। देखो पूरा उद्देश्य आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है, यानी जो महिलाएं हैं घर के अंदर उनका काम इस उपन्यास में दिखाया गया कहाँ कहाँ बीतता है और क्यों बीतना चाहिए उनका काम, मतलब समय वहां पर। आप जानते समय हर किसी के हिसाब से अगर आप देखें तो महिलाओं जो घर में स्त्रियां रहती हैं उनके लिए आप अलग समय को देखोगे, समय उनके लिए क्या मायने रखता है। कोई बाहर काम कर रहा है, समय की वैल्यू उसके लिए अलग होगी। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या क्या समय किस काम के लिए होता है और क्यों होता है, ये बात की गई है। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है, यानी कोई अनपढ़ अगर कोई काम करेगा तो उसमें क्या नुकसान होगा उसकी बात की है। पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है तो उसे क्या क्या लाभ होता है। तो जाहिर सी बात है पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच के अंतर को दिखाया है। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोज कर सब लिख दी हैं, और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनिए के घरों में हो रहा है। बाल बराबर भी अंतर नहीं है, यानी इन्होंने तत्कालीन समाज के बनिया परिवार के अंदर जो कुछ घटित होता हुआ देखा है एज इट इज इन्होंने ऐसे लिख दिया है, और साथ में पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच के अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश की है। ठीक, आगे बढ़िए।
कहते हैं प्रकट हो कि यह रोचक, प्रकट मतलब ये भी नॉलेज में रहे कि यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम केमसन साहब, इनका नाम याद रख लेना है। एम केमसन साहब डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर को ऐसी पसंद आई। अब देखो सवाल बन जाए, ये कहानी किसे पसंद आई, इस कहानी की भूमिका के अनुसार या इस कहानी के अनुसार ये कहानी किसे पसंद आई थी, तो आपको याद रख लेना है। मन को भाई और चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसके छपने की आज्ञा दी और 200 पुस्तक मोल ले ली। मतलब छपने से पहले ही 200 पुस्तक एडवांस में इनसे खरीद ली थी। और श्रीमन महाराजाधिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नंबर 2672 लिखी हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गौरी दत्त को 100 रुपए इनाम में प्राप्त हुए। तो इस चिट्ठी के माध्यम से ये कहा गया कि ये कहानी बहुत अच्छी है, इसके लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया जाए। तो चिट्ठी के माध्यम से ये पुरस्कार प्रदान करने की बात कही गई, जो 24 जून को इनको प्राप्त हुई थी चिट्ठी। इन्होंने शुरुआत में एक दोहे या श्लोक से की है। देखो, कहते हैं दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से। यानी वित्त मतलब धन से भी ज्यादा उनका मेरे ऊपर उपकार होगा। कोई मुझे धन दे, उससे ज्यादा उपकार मुझे इसमें मिलेगा कि वो मेरी कहानी बड़ा चित्त से यानी मन लगा कर पढ़ रहा है। तो आप उनको पैसे मत दीजिए, केवल मन लगाकर कहानी पढ़ लीजिए, सबसे बड़ा उपहार होगा, दया होगी। रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वही। कहते हैं कि अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो इस पुस्तक में, तो बना अपनी पुस्तक में लेवे वही। कहते हैं कि अपनी पुस्तक में यानी अपनी पुस्तक समझकर आप उसको अपने अनुसार बना लीजिएगा। दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। कहते हैं दया कृपा क्षमा इन सभी रीतियों से, इन सभी वजहों से जो बुरा है या भला है उसको छिपाकर प्रीत यानी प्रेम ही इस पुस्तक को प्राप्त हो। कुछ इस इच्छा के साथ पंडित गौरी दत्त शर्मा जी इस उपन्यास की शुरुआत करते हैं। भूमिका मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि भूमिका महत्वपूर्ण है, बहुत सारे यहाँ से पॉइंट आपके निकल जाते हैं। अब कहानी के सारांश की तरफ चलते हैं, बहुत ध्यान से सुन लेना है, कहानी की तरह सुनना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर कोई भी उपन्यास पढ़ेंगे उसमें जो विशेष तथ्य होते हैं उन पर ध्यान दे लें। बस ये कहानी बहुत लंबी नहीं है, 2 खंडों में विभक्त है, ठीक है, 2 खंडों में है, बस इतना याद रखना है। कहते हैं कि मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। मंडी में आड़त की दुकान थी, आसपास के गांव से लोग सौदा लाते थे। आड़त मतलब कह सकते हैं जैसे आजकल परचून की दुकान होती है, जहां से बहुत सारा सामान मिल जाता है। इसकी दुकान पर बेच जाते, जैसा रुपया तुलाई का इसके हाथ भी लग जाता, और कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाजपात देकर दुकान में डाल देता और फायदा देकर उसे बेच डालता था। यानी कोई अपना सामान जो है, इसको आप एक तरह से कह सकते हैं सेकेंड हैंड सामान होता था ना, वो भी इनकी दुकान पर बिकता था। तो जो किसी को बेचना होता इनकी दुकान पर लाता और ये देखते उस सामान का भाव क्या है, उसको खरीदते और उसके बाद जैसे ही दाम बढ़ता उसको बेच दिया करते थे। ब्याज बट्टे और गिरवी पाते की भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। आप जानते हैं उस समय साहूकार जमींदार हुआ करते थे तो ब्याज पर पैसे दिया करते थे। तो यहाँ पर ये बनिया है, ये भी ब्याज पर पैसे उठाने का काम करते हैं। हाट हवेली धन दौलत दूध पूत परमेश्वर का दिया उसके सब कुछ था, और यह इसने अपने ही पुरुषार्थ से किया था। यानी घर बार बढ़िया था, हवेली बनवा रखी थी, धन दौलत से भरा पूरा परिवार था, जिसमें बहुत सारे इनके मतलब परिवार के लोग थे, बहुत सारे क्या 2 बच्चे 2 बेटे थे 2 बेटियां थी, जाहिर सी बात है भरा पूरा परिवार होगा, आगे पोते पोती भी होंगे, तो संपन्न परिवार था एक तरह से। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था, ध्यान रखें, मतलब इनका विवाह इन्होंने स्वयं किया था। बड़ी अवस्था मतलब उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अब विवाह के बाद पहली 2 लड़कियां हुई, ध्यान रखें कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं। नाम एक का रखा पार्वती, ठीक है, जो बड़ी है उसका नाम रखा पार्वती और छोटी का नाम रखा सुखदेई। तो 2 बेटियों का नाम याद रख लेना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्वसुख की बात कर रहे हैं। सर्वसुख की 2 बेटियां हैं, बड़ी का नाम है पार्वती, छोटी का नाम है सुखदेई। फिर ईश्वर ने 2 लड़के दिए, बड़े का नाम रखा दौलत राम, छोटे का नाम रखा छोटे यानी छोटे लाल, उसको सब छोटे छोटे ही पुकारा करते थे। इन सब बहन भाइयों की कोई 2-2 3-3 वर्ष की छुटाई बढ़ाई रही होगी, यानी 2-2 3-3 साल के अंतर पे इनके 4 बच्चे हो गए। बड़ी लड़की दिल्ली विवाही गई, छोटी लड़की की मंगनी बंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में तय हुई।
यानी दोनों लड़कियों की शादी इन्होंने फिक्स कर दी। छोटे लाल तो मदरसे में बिठाए गए, ये भी याद रखना है। मदरसा पढ़ने कौन जाता था? छोटे लाल। और दौलत राम जो है लाला के साथ दुकान जाने लगे, यानी दौलत राम जो है पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा, या तो उनको भेजा नहीं गया या उनका मन नहीं लगा, वो दुकान संभालने में हेल्प करते थे। और सुखदेई मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगी। उस समय कहते थे लड़कों को मदरसा भेजना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी, और लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा नागरी मतलब वो भाषा देवनागरी जिसको आप कहते हैं सिखा दो ताकि चिट्ठी पत्री पढ़ पाए, उतना ही बहुत था। तो सुखदेई को भेजा गया मिश्रानी के पास, क्योंकि मिश्रानी के पास बहुत सारी लड़कियां आती थी नागरी सीखने, सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखने। एक तरह से वो महिला थी जो लड़कियों को साक्षर करने का काम करती थी। अब सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत की पत्नी बड़ी बहू यानी ज्ञानो है, तथा छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी गुड़गांव से ही मिल गई थी और छोटी बहू के नाम से जानी जाती है। छोटी पत्नी कहाँ से ब्याह कर आई थी? गुड़गांव से। जब बहू घर आई बगड़ पड़ोसन सब इकट्ठी हो गई, यानी आसपास की जो महिलाएं हैं इकट्ठी हुई और सुखदेई की माँ से कहने लगी। आप जानते हैं कहीं दो औरतें, वैसे कहना नहीं चाहिए, कहीं पर महिलाएं इकट्ठी होती हैं तो किसी न किसी की बुराई ज्यादा, आप कभी अंदाजा लगाकर देखिएगा। कुछ काम की बातें तो करेंगी, लेकिन जहां उनको लगेगा कि यहाँ कुछ कमी है वो कहने से चूकती नहीं है, चाहे किसी की बहू के बारे में हो, सास के बारे में हो। तो यहाँ भी वही हो रहा है। कहती हैं ले बहिन, है ना, कहती हैं ले बहिन बहुड़िया तो बड़ी सुंदर मिली है, तेरी बड़ी बहू का रंग तो सांवला है। यानी अब छोटी और बड़ी बहू के बीच में एक अंतर जो दिखाई दे रहा है उसको वहां पर बोलने लग गई। बड़ी बहू सुंदर नहीं है, थोड़ी सांवली है, लेकिन छोटी वाली सुंदर है। दौलत राम विवाह के लाए थे तो पट्टा फेर करते लाए थे। पट्टा फेरने का मतलब है, दौलत राम ध्यान रखे बड़ा बेटा है। दौलत राम कौन है? बड़ा बेटा। पट्टा फेरने का मतलब होता है, पहले क्या होता था, लोगों की शादी छोटी उम्र में हो जाती थी, उसके बाद होता था गौना। अब ये गौना 3 साल में हो सकता था, 5 साल में हो सकता था, 7 साल में हो सकता था। मतलब आप कह सकते हैं कि शादी अगर मान लो 12 साल में हो गई है तो 3 साल या 5 साल जैसे भी जिसको उचित लगे उतना गैप रखकर फिर लड़की की विदाई करते थे। वरना शादी में केवल लड़का जाता था, विवाह करके वापस आ जाता था, लड़की नहीं विदा होती थी। लेकिन पट्टा फेरने का मतलब होता है कि आप शादी में ही एक बार शादी करके वापस आते हैं और तुरंत ही 1-2 घंटे के बाद या कई बार 24 घंटे के अंदर अंदर जाकर वापस से विदा करा कर ले आते हैं। हमारे गांव में भी होता है, बहुत सारे यहाँ लोग हैं जिनके यहाँ पे शादी में कहते हैं विदाई साजता नहीं है, मतलब उन्होंने कभी किया नहीं है, तो वो पट्टा फेरने का काम करते हैं कि एक बार शादी हो जाए फिर 1 घंटे में 24 घंटे के अंदर कभी भी आप दोबारा आके दुल्हन ले जाइए। तो कहते हैं पट्टा फेरा गया, यानी शादी में वापस ही उसको बुला लिया गया। इसका कारण यह था कि लड़की के बाप के घर में पहले ही कुछ नहीं था, यानी गरीब परिवार से थी वो, विवाह ही में उघड़ गया, यानी सब कुछ विवाह में खत्म हो गया, तो गौना क्या करेगा। सो तब से दौलत राम की बहू ज्ञानू ससुराल ही में थी। यानी जब पट्टा फेरा गया और रीजन क्या दिया गया कि बाप गरीब था, जो कुछ था सब शादी में खर्च हो गया, दोबारा गौना करने के लिए सब बाराती जाते तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता और शायद उनकी हैसियत नहीं थी, इसीलिए उनको शादी में ही विदा करा लिया गया। आगे बढ़िए। अब छोटी बहू जो कि देवरानी है पढ़ी लिखी और समझदार है, जबकि बड़ी बहू जिठानी अनपढ़ है। सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना करती रहती है। कौन? ज्ञानो। छोटी बहू संस्कारी थी, उसे धन संपत्ति तथा जायदाद का कोई लालच नहीं था, किंतु बड़ी बहू जो है वो लालची स्वभाव की थी। अपने लालची स्वभाव के कारण ही उसने अपने पति दौलत राम और सास को छोटी बहू के विरुद्ध भड़काकर घर का बंटवारा करवा दिया। यानी अनपढ़ होने का यहाँ पर दिखाया गया है नुकसान क्या होता है। समझदारी बिल्कुल नहीं है, वो हमेशा कलेश करती रहती, कभी इनकी बुराई उनसे करती, उनकी बुराई उनसे करती, और इस तरह से करके उसने घर का बंटवारा करवा दिया। दौलत राम की बहू जहां तक होता अपने मालिक से रात को नित्य प्रति सास और देवरानी की बुराई करती, यानी बेटे से माँ और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो, कहती क्या कहती, तुम जानो आदमी ही तो है और बेपढ़ा, है ना, उसको क्या कहती, तुम जानो। यहाँ पर संवाद जो है थोड़ा सा काट दिया गया है। वो कहती है कि तुम क्या जानो, घर में क्या क्या होता है, तुम तो सारा दिन बाहर रहते हो और घर में मैं देखती हूँ। तो ये सारा जो है एक सिनेरियो उसके माइंड में सेट किया जाता है। तो बुराई करती कि आदमी, फिर वो लेखक के द्वारा कहा जाता है कि आदमी ही तो है और बेपढ़ा, यानी ये जो आदमी जिससे बात हो रही है
सर्व सुखलाल का बड़ा बेटा वो अनपढ़ है, और जाहिर सी बात है अनपढ़ है तो जल्दी आप मैनिपुलेट कर सकते हो उसको। रोज रोज के सिखलावे और बहलावे से दौलत राम भी अपनी बहू की हिमायत करने लगा और माँ से लड़ने लगा। यानी बहू उसको भरती और उसका बेटा उसको सुनने के बाद उसको लगता कि सब कुछ सच ही कह रही है, और अपनी माँ से इस बात को लेकर लड़ता था। जब यह खबर गुड़गांव में पहुंची, गुड़गांव में कौन, छोटी बहू के घर, कि लाला सर्वसुख के यहाँ औरतों में लड़ाई हो रही है, सो उन्होंने अपने बेटों को जुदा कर दिया। सो तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी को ये चिट्ठी लिखी। तहसीलदार साहब कौन है, ध्यान रखें, ये छोटी बहू के पिताजी हैं। छोटी बहू के पिता, इसीलिए हमने कहा शुरुआत में कि पढ़े लिखे परिवार से हैं, घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल है, इसलिए छोटी बहू जो है वो भी पढ़ी लिखी मिल गई है। कहते तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करे हैं। ये क्या है, चिट्ठी लिखी गई है, इसकी भाषा देखिएगा। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, तो मैं तुमको बहुत जल्दी ही बुलाऊंगा। तुम्हारे छोटे भाई गंगाराम को मदरसे में बिठा दिया है, और बड़े भाई राम प्रसाद को तुम्हारे ताऊ के पास आगरे इस कारण भेज दिया है। तुम तो आप बुद्धिमान हो, परंतु तो भी जो पिता का धर्म है, देखो तो नहीं लिखा है ना, तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि उस समय भाषा ऐसी ही बोली जाती थी। 2-4 बात लिखना आवश्यक है। बेटी, जो मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न होऊंगा जब मैं यह सुनूंगा कि तुम्हारी ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारा लिखना पढ़ना उसी दिन काम आवेगा जब तुम अपनी सास की आज्ञा में रहोगी। यानी एक पढ़ा लिखा पिता जो है वो अपनी बेटी को सीख दे रहा है पत्र के माध्यम से कि जो तुम्हारे घर में बंटवारे की खबर सुनी है वो सही नहीं, जो भी हुआ है गलत हुआ है, और अगर तुम वाकई में समझदार हो तो अपनी सास का कहना मानो, जैसे वो कहते हैं वैसा करो। घर में सबको एक साथ लेकर चलो, क्योंकि जो सास है वो माँ के समान है, जो जिठानी है वो बड़ी बहन के समान है। तो ये सारी सीख पत्र के माध्यम से एक पिता अपनी बेटी को दे रहा है। यहाँ लेखक ने जो शुरुआत में बार बार शब्द का प्रयोग किया कि पढ़े लिखे और शिक्षित अशिक्षित के बीच का अंतर, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं तो तत्कालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन भी था, किंतु छोटे लाल और उसकी बहू यानी छोटी बहू ने अपने पुत्रों का बाल विवाह न कराकर उसकी पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान दिया। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यहाँ पर जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको भी दूर करने की कोशिश की गई है, या जागरूकता लाने की कोशिश की गई है। नन्हे जो कि छोटी बहू और छोटे लाल का पुत्र है, उसकी सगाई कई जगह से आई, किंतु छोटे लाल और उसकी बहू ने सगाई वापस कर दी। पुराने समय में ये बहुत बड़ी बात थी, क्या, सगाई वापस कर देना। कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, सगाई वापस, अगर एक बार सगुन आ गया तो आप वापस नहीं कर सकते, उस समय रीति रिवाज रहा होगा ये, लेकिन इन्होंने ऐसा किया। किंतु छोटे लाल और उसकी पत्नी ने समाज के विपरीत जाकर यह निर्णय लिया। कौन सा निर्णय, सगाई वापस करने का। इसके साथ ही उस समय विधवा विवाह का प्रचलन भी नहीं था। यदि किसी स्त्री का पति अल्पायु में स्वर्ग सिधार जाए तो उसकी पत्नी जो है उसको पुनर्विवाह करने का कोई अधिकार ही नहीं था, यानी विधवा विवाह अलाउड नहीं था उस समय। किंतु इस उपन्यास में छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी, जिसका 9 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, ध्यान रखें इसका भी क्या हुआ है, बाल विवाह हुआ है। और आपने देखा बाल विवाह का खंडन ऊपर किया गया है छोटी बहू के द्वारा। उसका पति पतंग उड़ाते हुए छत से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण वह मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही विधवा हो गई। यानी 9 वर्ष में विवाह हुआ था, शायद गौना भी नहीं हुआ होगा, 1 साल के बाद वो विधवा हो गई। उसने अपने जीवन की सब रास रंग खो दिए। जिसके अभी खेलने खाने के दिन थे, वो दिन उसके कठिनाई में बिताने पड़े। अब छोटे बहू के प्रयासों से उसका जो पुनर्विवाह कराया गया, यहाँ पर दिखाता है कि ये उपन्यास कहीं ना कहीं उन कुरीतियों के खिलाफ खड़ा होता है, जागरूकता लाने की कोशिश कर रहा है। उपन्यास के अंत में भी उसकी स्वार्थ प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किसकी, जो बड़ी बहू है। बड़ी बहू के बारे में याद रखें, बहुत स्वार्थी है, घमंडी है, काम धाम जो करती है बहुत सफाई से नहीं करती, सुबह उठ के नहाती भी नहीं है, सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है। जब जायदाद के बंटवारे में मंडी की दुकान दौलत राम के हिस्से में आई थी, तब भी बड़ी बहू खुश नहीं थी, क्योंकि वो छोटे लाल के हिस्से में हवेली आने की बात पर मन ही मन असंतुष्ट थी। इसलिए हवेली से जाते समय वो 2 खिड़कियों के दरवाजे तथा चौखट उतारकर अपने साथ ले गई। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को चाहे जितनी भी धन संपत्ति मिल जाए, परंतु वो दूसरों की संपत्ति देखकर कभी खुश नहीं रह सकता। और यहाँ पर ध्यान रखें, जब ये दुकान और हवेली उसको मिली तो उसके छोटे भाई को मिली, जो उसके हिस्से में आई थी। यहाँ पर उसको बिल्कुल भी संतोष नहीं हुआ,
पंचायत बिठाई गई, पंचायत ने फैसला दिया भाई आधा आधा करना है। सभी जितना भी उनकी प्रॉपर्टी थी, जितनी जायदाद थी, सब में आधे आधे हिस्से लगाए गए। और जब उनको ये पसंद नहीं आया तो कहते कोर्ट जाना पड़ा, ये मामला कोर्ट में चला। तो ये दिखाता है कि कैसे समझदारी नहीं है, जो जिसका हक है वो उसको मिल जाना चाहिए, तरीका यही कहता है। लेकिन यहाँ बड़ी बहू जो है, जो कि अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है नहीं, स्वार्थी है, तो उसको लालच बहुत ज्यादा भरा हुआ है। अब ये लोग संतोष तो कर लेते हैं, लेकिन कितना करेंगे भाई, उनको भी अपना जीवन व्यतीत करना है। और लास्ट में लेखक ने दिखाया है कि जब वो चौखटा उतार कर ले जाती है तो टकरा कर गिर जाती है। मतलब यहाँ पर एक व्यंग के माध्यम से दिखाया गया है कि वो ले जाते टकरा कर गिर जाती है और उस पर बड़बड़ाती हुई चली जाती है। तो यहाँ पर जो बुरा करता है उसके साथ कहीं ना कहीं बुरा होता है। शायद लेखक ने अंत में यही दिखाने की कोशिश की है। तो ये आज आपका जो उपन्यास था देवरानी जेठानी की कहानी। कहानी आपको ऐसी याद रख लेनी है, छोटे बहुत ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, वरना आप सारांश के थ्रू पूरी कहानी समझ गए होंगे। शुरुआत का जो पेज है जिसमें आपने बेसिक बातें उपन्यास से जुड़ी हुई देखी हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिलहाल इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। टेस्ट करना था, आज टेस्ट नहीं रखा है, बाकी देखेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा इस पर काम करना है। तो टेस्ट शायद कुछ दिन ना चले, या बीच में कोशिश करूंगी 1-2 दिन के गैप पर हो जाया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।